और अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की बात करें तो इन दिनों जल रहा है। पाकिस्तान की सेना और अपने ही लोगों के बीच खून खराबा हो रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ सेना खुलेआम गोली चला रही है। नारेबाजी और पत्थर के जवाब में लाठी चार्ज किया जा रहा है, गोली चल रही है। यह जुल्म पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने ही लोगों पर किया जा रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में, खास करके रावलकोट में भयंकर हिंसा हो रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। सेना के साथ उनकी झड़पें इतनी हिंसक हो गईं कि अब तक 1 दर्जन आम नागरिक और पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। दर्जनों सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी बताए जाते हैं। तो सवाल यह है, आखिर क्यों जल रहा है पीओके? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान कश्मीर की आजादी का राग अलापता है, उसी के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। तो पाकिस्तान से लेंगे आजादी, कैसे ये नारे गूंज रहे थे वो आपने सुना। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर उसका है, कश्मीर के लोग उसके साथ हैं, कश्मीर में सब ठीक है। लेकिन उसी अपने कश्मीर में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की पुलिस सेना जो वहां पर है वो गोली चला रही है, सड़कें जल रही हैं, लोग मर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सब ठीक है तो यह सब क्यों हो रहा है? पीओके प्रशासन का कहना यह है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन इस जरूरी कार्रवाई में शहबाज शरीफ की सरकार ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पीओके प्रशासन के अनुसार इस हिंसा में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना यह कि हिंसा में मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंच गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई इस ताजा हिंसा के बाद पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंसा के बाद मुजफ्फराबाद, रावलकोट, पुंछ, मीरपुर और नीलम घाटी में इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल नेटवर्क बंद है। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए कि आखिर वहां सरकार के खिलाफ किस कदर गुस्सा है। जमीन फरोशों देख लो। देखिए, हिंसा की ये जो ताजा घटना सामने आ रही है, वजह कई हैं, लेकिन इस पूरे बवाल के केंद्र में है एक संगठन JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, और विवाद की जड़ में है पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें। तो अब पूरी कहानी को शुरू से जरा आप समझिए। दरअसल ये विवाद पाकिस्तान में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें संवैधानिक तौर पर सुरक्षित हैं। उन्हें बिना किसी संशोधन के खत्म नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का अखबार है डॉन का कहना यह है कि पुलिस का आरोप यह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर शॉटगन और अन्य हथियारों से हमला किया, जबकि पुलिस ने घटना को आतंकवादी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हिंसा की एक वजह यह भी है, पीओके की सरकार ने 5 जून को JAAC को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया। दरअसल पीओके में स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी का आरोप और सरकार के खिलाफ नाराजगी जैसे कई मुद्दों को लेकर माहौल बहुत तनावपूर्ण है। JAAC ने 9 जून को बंद का आह्वान किया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने 5 जून को इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध और फिर कोर्ट के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया। विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद इलाके में तनाव लगातार बरकरार है। रविवार को पुलिस के साथ झड़प में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक सदस्य की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की
तभी दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई, फिर से हिंसा फैल गई। तो जेएसी का गठन 2023 में हुआ था और यह पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए ज्यादा राजनीतिक अधिकार दिए जाने की मांग करता है। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर पीओके की सरकार से टकरा चुका है। जेएसी ने पिछले साल पीओके हुकूमत से 38 सूत्री मांग की थी। कमेटी के प्रतिनिधियों, अफसरों और पाकिस्तान की सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद अब 36 मांगों को मान भी लिया गया है। पीओके के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर का कहना है कि बची हुई दोनों मांगों पर वो कमेटी के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। इन बची हुई दो मांगों में से एक मांग ये कि शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म किया जाए और सरकारी अफसरों, मंत्रियों को दिए जाने वाले फायदे को भी समाप्त कर दिया जाए। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। अब इनमें से 45 सामान्य सीटें हैं। इन पर सीधे चुनाव होता है, यानी इन पर सीधे जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। 12 सीटें इन्हीं 45 सीटों में से आती हैं जिन पर विवाद हो रहा है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित है। आरक्षित 8 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं, एक उलेमा, एक टेक्नोक्रेट और एक विदेशी कश्मीरी के लिए आरक्षित है। पीओके में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हिंसा और प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. इससे पहले 2021 में पीओके विधानसभा चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके बाद सरकार अब्दुल कयूम नियाजी प्रधानमंत्री बने। हालांकि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई। इसका असर वहां की राजनीति पर भी पड़ा। मई 2022 में सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पीटीआई ने सरदार तनवीर इलियास को नया प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अप्रैल 2023 में पीओके की उच्च अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया और इसके बाद उनका पद चला गया। एक बार फिर नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। इसके बाद पीटीआई के ही चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने इमरान खान और पीटीआई से दूरी बना ली और खुद को स्वतंत्र नेता के तौर पर घोषित कर दिया। चौधरी अनवरुल हक को भी नवंबर 2025 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया था और अब वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के फैसल मुमताज राठौर नए प्रधानमंत्री हैं। पीओके में 3 ही मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी अभी विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। मौजूदा पीएम फैसल मुमताज राठौर इसी पार्टी से आते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन फिलहाल पाकिस्तान की सत्ता में है और पीओके में भी मजबूत पकड़ रखती है। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पर इस समय प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इससे जुड़े प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान वो देश है दरअसल जो दुनिया को कश्मीर की आजादी का लेक्चर देता फिरता है, लेकिन अपने कब्जे वाले कश्मीर में अपने ही लोगों की आवाज को गोली से दबा रहा है, उनका दमन कर रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग न्याय और अधिकार की मांग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब कोई देश अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है वो आखिरकार खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। पीओके में जो आग जल रही है उसे बुझाने के लिए गोली नहीं, संवाद और न्याय चाहिए, लेकिन यह बात पाकिस्तान को समझ नहीं आती।